Hello students, today we will discuss one compound of D block elements and the compound is KMnO4. मैग्नीज Mn का ये कंपाउंड है KMnO4 और पोटेशियम पर मैग्नेट एक बहुत ही यूजफुल और इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपने KMnO4 का यूज़ देखा है कि हम इसको एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं। बेयर्स रिएजेंट की हमने बात करी थी। बेयर्स रिएजेंट इज 10% एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ KMnO4 होता है। फिजिकल केमिस्ट्री में हम टाइट्रेशन में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में भी KMnO4 को यूज़ करते हैं। आप इसी क्लास में ही 12th क्लास में जब अपने प्रैक्टिकल्स करोगे तो आप रिडॉक्स टाइट्रेशन करोगे जहाँ पे आप KMnO4 को यूज़ करोगे। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो पार्ट है ही है। बोर्ड में भी क्वेश्चंस इस पर से आते हैं, रिएक्शंस भी पूछी जाती हैं इसकी, और बैलेंसिंग के लिए एसिडिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में या बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी ये इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। KMnO4 आपने लैब में देखा है, पर्पल कलर का या पिंक कलर का कंपाउंड होता है। अगर हम कलर की बात करें तो कलर इज पर्पल और पिंक कलर। एक बहुत ही यूजफुल कंपाउंड है। बेसिकली ये एक डिसइंफेक्टेंट होता है। तो मार्केट में भी अगर आप जूसेस की शॉप पे देखोगे तो वहाँ पे जो वो ग्लासेस रिंस करते हैं वो उसके लिए भी KMnO4 का सोल्यूशन यूज करते हैं। इसके अलावा जो ओवरहेड टैंक्स हैं उसमें भी KMnO4 के कुछ क्रिस्टल्स ऐड किए जाते हैं क्योंकि एक बहुत अच्छा अपने आप में डिसइंफेक्टेंट है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आया है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो पायरोलिसाइट मिनरल से प्रिपेयर किया जाता है या ऑब्टेन किया जाता है। तो KMnO4 जो है ये किस मिनरल से ऑब्टेन होता है या किस ओर से ऑब्टेन होता है। तो ओर का नाम याद रखिएगा, पायरोलुसाइट ओर। ये बेसिकली ओर जो है वो मैग्नीज मेटल का ओर है, मैग्नीज मेटल ओर है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो है MnO2 यानी कि मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो KMnO4 को हम पायरोलिसाइट ओर से ऑब्टेन करते हैं। CBSE में ईयर बिफोर लास्ट क्वेश्चन आया था कि एक उन्होंने आइडेंटिफिकेशन वाला पैराग्राफ का क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने ये चीज़ यहीं से स्टार्ट करी थी कि दिस कंपाउंड इज ऑब्टेन फ्रॉम पायरोलिसाइट ओर। तो विच कंपाउंड, बेसिकली वो KMnO4 की बात कर रहे थे कि KMnO4 इज ऑब्टेन फ्रॉम पायरोलिसाइट ओर। अब पायरोलिसाइट ओर से इसको ऑब्टेन करने के लिए बेसिकली 2 स्टेप्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। पहले स्टेप में क्या करते हैं, पायरोलिसाइट ओर या मैग्नीज डाइऑक्साइड को पोटेशियम मैग्नेट में कन्वर्ट करते हैं। पोटेशियम मैग्नेट इज K2MnO4 होता है और एक ग्रीन कलर का कंपाउंड बन के आता है। और फिर फर्दर क्या करते हैं, पोटेशियम मैग्नेट को ऑक्सीडाइज करते हैं। ऑक्सीडाइज करने के लिए या तो क्लोरीन का यूज करते हैं या फिर ओजोन का सोल्यूशन यूज करते हैं या फिर कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर है वो क्लोरीन और ओजोन है। तो ये 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जहां पे हम क्या कर रहे हैं, MnO2 को जो पायरोलिसाइट ओर है उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, KMnO4 में। तो हम इस दोनों स्टेप्स की रिएक्शन को लिख लेते हैं। तो ये 2 इसकी रिएक्शंस आ गई प्रिपेयर करने की कि पायरोलिसाइट ओर को पहले हमने QH के साथ ट्रीट कराया और हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, पोटेशियम मैग्नेट में, K2MnO4 में कन्वर्ट कर लिया विच इज ग्रीन इन कलर। और फर्दर K2MnO4 को हम क्लोरीन के साथ ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग KMnO4। तो पोटेशियम पर मैग्नेट मिल जाएगा। आज की डेट में यानी अगर हम कमर्शियल लेवल पे और आज की डेट में हम बात करें, मॉडर्न क्या है तरीका जहाँ पे हम क्या करते हैं, मैग्नेट को पर मैग्नेट में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए इलेक्ट्रोलिसिस मेथड यूज किया जाता है। K2MnO4 की इलेक्ट्रोलिसिस करी जाती है और इलेक्ट्रोलिसिस के बाद हमें KMnO4 ऑब्टेन होता है। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि KMnO4 का स्ट्रक्चर क्या आता है, तो KMnO4 में K+ आयन है, कैटायन, और जो एनायन प्रेजेंट है वो है पर मैग्नेट आयन। पर मैग्नेट आयन यानी कि MnO4-, ये हमारा पर मैग्नेट आयन है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि जो पर मैग्नेट आयन है इसमें मैग्नीज का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बहुत क्लियरली बना हुआ है। अगर हम इसको देखें, हर ऑक्सीजन आटम को 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और एक -1 चार्ज है।
और मैग्नीज के पास जो है वो जब हम इसकी आउटरमोस्ट शेल की बात करेंगे या इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट आता है +7। +7 का मतलब है ये 7 बॉन्ड्स बना रहा होगा। तो यू कैन सी कि 3 ऑक्सीजन एटम के साथ ये डबल बॉन्ड बना रहा है और 1 ऑक्सीजन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है और इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज आ रहा है। यानी ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन मैग्नीज से मिल रहा है शेयर करके और 1 इलेक्ट्रॉन पोटेशियम डोनेट कर रहा है। तो इस ऑक्सीजन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। आपको ये बिल्कुल सिंपल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जिसमें चारों ऑक्सीजन एटम जो है वो टेट्राहेड्रॉन पे प्लेस्ड है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आना चाहिए इस हिसाब से? हाइब्रिडाइजेशन अगर टेट्राहेड्रल है तो हम बात करते हैं sp3 और मोस्टली आपको बुक्स में sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये जेईई एडवांस वगैरह में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपके बोर्ड के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इनफैक्ट हम जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ेंगे देन वी विल सी कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स उनके हाइब्रिडाइजेशन थोड़े से डिफरेंट आते हैं। यहाँ पे जब हम Mn के हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, यहाँ पे Mn का हाइब्रिडाइजेशन आता है D3S। ये आपने टाइप नहीं पढ़ा है बट स्टिल ये चीज़ याद रखिएगा कि Mn का हाइब्रिडाइजेशन MnO4- में या KMnO4 में होता है D3S। ठीक है, बस इतना ही आपके लिए जानना सफिशिएंट है। KMnO4 की अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हम सबसे पहले जो प्रॉपर्टी शुरू करते हैं वो हम कलर से स्टार्ट करते हैं। तो हमने पहले ही बात करा कि ये पर्पल या पिंक कलर का कंपाउंड होता है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, बड़े अच्छे से क्रिस्टल्स इसके आते हैं और ये कोल्ड वाटर में और हॉट वाटर में दोनों में बहुत अच्छे से सॉल्युबल होता है। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है हॉट वाटर में सॉल्युबिलिटी इसकी ज़्यादा आएगी। अब हम एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करेंगे जो पूछ ली जाती है कि व्हाट हैपेंस व्हेन KMnO4 इज हीटेड स्ट्रांगली। तो अगर KMnO4 को हम बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा और डिकम्पोज होकर हमें ऑक्सीजन देगा। कुछ ये रिएक्शन आ रही है कि KMnO4 को हीट करने पे वी आर गेटिंग K2MnO4। K2MnO4 क्या था? पोटेशियम मैग्नेट था, प्लस MnO2 मिल रहा है और प्लस यहाँ पे हमें ऑक्सीजन मिल रहा है। हम इसको फर्दर हीट कर सकते हैं, यानी रेड हीट पे क्या होगा, ये पोटेशियम जो मैग्नेट है K2MnO4 है ये डिकम्पोज हो जाएगा। रिएक्शन लिख लेते हैं कि अगर हमने रेड हीट यानी बहुत ही ज़्यादा इसको इतना गर्म किया है कि रेड हॉट हो गया है, ये रेड हीट पे ये K2MnO4 डिकम्पोज होता है और मिलता है पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नाइट। पोटेशियम मैग्नाइट, पोटेशियम मैग्नेट तो ये है ही है, पोटेशियम मैग्नाइट मिलेगा। पोटेशियम मैग्नाइट होता है K2MnO3 प्लस O2। रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, दिस विल बी 2 and 2. This is potassium magnite, MANGA और NITE, पोटेशियम मैग्नाइट मिलेगा। ये रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद रखिएगा कि व्हाट हैपेंस व्हेन KMnO4 इज हीटेड। अब हम इसकी कुछ रिएक्शन डिस्कस करेंगे जहाँ पे हम इसके पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग नेचर को देखेंगे और ये रिएक्शन हम अलग अलग मीडियम में डिस्कस करेंगे कि एसिडिक मीडियम में, एल्कलाइन सोल्यूशन में और न्यूट्रल सोल्यूशन में ये क्या रिएक्शंस देता है। एल्कलाइन मीडियम में आपकी एक रिएक्शन दे रखी है कि अगर आयोडाइड्स होंगे यानी अगर आयोडाइड के सॉल्ट्स होंगे तो वो किस में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे? आयोडेट्स में। तो आयोडाइड का हम एक सॉल्ट ले लेते हैं पोटेशियम आयोडाइड और उसकी रिएक्शन कराते हैं KMnO4 के साथ। तो KMnO4 प्लस Ki प्लस H2O, राइट। अब कैसे अल्कलाइन मीडियम हो रहा है आप देख सकते हो, हमने क्या करा है Ki लिया है और साथ में वाटर लिया है, तो K प्लस आयंस आएंगे और यहाँ से OH माइनस आयंस आएंगे, KOH का फॉर्मेशन होगा और KOH क्या होता है? एक बेस होता है। ठीक है, तो हमारा मीडियम क्या हो जाएगा? बेसिक या फिर एल्कलाइन मीडियम। और Ki यानी कि आयोडाइड्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? आयोडेट्स में। किसका आयोडेट बनेगा? पोटेशियम का आयोडेट। पोटेशियम आयोडेट मतलब KiO3 का फॉर्मेशन होगा और हमें क्या मिलेगा? MnO2 मिलेगा प्लस KOH प्लस KiO3, ये रिएक्शन आएगी, राइट। अब रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। बैलेंसिंग के लिए आपको वही स्टेप्स यूज करने होंगे जो आपको रिडॉक्स में सिखाए गए थे कि रिएक्शंस को हम किस तरह से एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में बैलेंस करते हैं, राइट। और बोर्ड में जब पूछा जाता है तो आपको वही बैलेंस इक्वेशन लिखनी होती है, आपको स्टेप्स याद रखने हैं। यहाँ पे जो रिएक्शन बैलेंस होगी इसमें 2 मोल्स ऑफ KMnO4 होगा हमारे पास, तो हमें 2 मोल्स ऑफ MnO2 मिलेंगे और 2 मोल्स ऑफ KOH मिलेंगे, राइट। तो एल्कलाइन मीडियम की एक रिएक्शन याद रखिए। दूसरा जो अब हम रिएक्शन डिस्कस करेंगे वो न्यूट्रल मीडियम में करेंगे। न्यूट्रल मीडियम का मतलब है कि ना तो हमने एसिड यूज किया है और ना ही कोई बेस यूज किया है।
न्यूट्रल मीडियम में हम इसकी दो रिएक्शन डिस्कस करेंगे, एक हम करेंगे H2S के साथ और दूसरी करेंगे सोडियम थायोसल्फेट के साथ। तो अगर हम KMnO4 को रिएक्ट कराएं H2S के साथ, सिर्फ H2S ले रहे हैं, ना तो यहाँ पे कोई एसिड ले रहे हैं, ना ही वाटर ले रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे हैं, हमें प्रोडक्ट्स क्या मिलेंगे, या जो H2S है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो H2S बेसिकली ऑक्सीडाइज होता है सल्फर में, और हमारे पास क्या प्रोडक्ट आएंगे, यहाँ पे KOH आ जाएगा, प्लस MnO2 मिलेगा हमको, और प्लस H2O आ जाएगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, एंड सल्फर आ जाएगा, और जो कोफिशिएंट लगेंगे वो है 2 KMnO4 प्लस 3 H2S will give 2 KOH, 2 moles of KOH and 2 moles of MnO2 plus 2 H2O and सल्फर कितने हैं 3S आ जाएंगे यहाँ पे। तो न्यूट्रल मीडियम में क्या करता है, ये H2S को ऑक्सीडाइज कर रहा है, किसमें, सल्फर में, ठीक है। H2S में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -2, और सल्फर एलिमेंटल फॉर्म में यहाँ पर है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा 0, तो -2 से 0 में हो रहा है, और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का ये है। और MnO4 की अगर बात करें तो यहाँ पे Mn को ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +7, और +7 से जब हम MnO2 में बात करते हैं तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट आता है +4, तो एक रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी कर रहा है और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी कर रहा है, ठीक है। और दूसरी रिएक्शन हमने कहा हम पोटेशियम थायोसल्फेट के साथ डिस्कस करेंगे, तो हम फिर इसको लिख लेते हैं कि MnO4, और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं सोडियम थायोसल्फेट। क्या फॉर्मूला होगा, सोडियम सल्फेट होता है Na2SO4, और जब हम थायोसल्फेट की बात करते हैं तो हम एक सल्फर को और ऐड कर लेंगे, तो वी विल गेट फॉर्मूला Na2 रहेगा, S2 और एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा O3, Na2SO3 के साथ Na2S2O3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, एंड क्या प्रोडक्ट्स बन के आएंगे, ये किस में कन्वर्ट होता है, तो बेसिकली ये सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट होता है और सल्फर में कन्वर्ट होता है, यानी सोडियम थायोसल्फेट इज ऑक्सीडाइज टू सल्फेट एंड सल्फर में चेंज हो जाएगा। और MnO2 तो बनना ही बनना है, MnO2 आएगा यहाँ पे, KOH भी आएगा यहाँ पे, प्लस Na2SO4 प्लस S। अभी रिएक्शन बैलेंस नहीं है, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, और रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आप जो स्टेप्स यूज करेंगे वो आप वही यूज करेंगे जो हम एल्कलाइन या न्यूट्रल मीडियम के लिए करते हैं, सेम स्टेप्स आते हैं। इसी रिएक्शन को अगर आपको आयनिक फॉर्म में दे रखा हो तो आयनिक फॉर्म में किस तरह से लिखी होगी, MnO4- और करके अगर हम लिख लें इसी रिएक्शन के लिए, तो कभी कभी आयनिक फॉर्म में भी दी रहती है आपको बैलेंस करने के लिए, ये मॉलिकुलर फॉर्म है और ये आयनिक फॉर्म है, तो आयनिक फॉर्म में K+ और MnO4- आ जाएगा। K+ को हम बोलते हैं स्पेक्टेटर आयंस, यानी जिसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो रहा है, तो उनको रिमूव कर देते हैं, हम सिर्फ वही आयंस लिखते हैं जिनका चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो या हमारे इंपॉर्टेंट आयन हो। और प्लस क्या हो जाएगा, S2O3 2- 2 Na लगे हुए हैं, तो 2- प्लस H2O विल गिव MnO2 प्लस KOH से आएगा OH- प्लस Na2SO4 से आएगा सल्फेट SO4 2- और प्लस क्या आ जाएगा, सल्फर। तो ये रिएक्शन हमारी किस में आ गई, आयनिक फॉर्म में आ गई। अब हम रिएक्शन डिस्कस करेंगे एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपके प्रैक्टिकल का भी पार्ट है, और आपको जो बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे उसमें मिलेगा भी, तो आपको रिएक्शन एज इट इज पूरी याद होनी चाहिए। तो फर्स्ट रिएक्शन जो हम डिस्कस करेंगे एसिडिक मीडियम में वो है फेरस सॉल्ट का ऑक्सीडेशन फेरिक सॉल्ट में, कि अगर हम KMnO4 के साथ फेरस सॉल्ट को रिएक्ट कराते हैं, FeSO4, ये फेरस सॉल्ट है, फेरस सल्फेट, इसको अगर हम रिएक्ट कराते हैं, एसिडिक मीडियम है तो उसके लिए हम H2SO4 ले रहे हैं यहाँ पे। एसिडिक मीडियम में अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, तो सबसे पहले तो एक पोटेशियम का सॉल्ट मिलेगा K2SO4, हम उसको लिख लेते हैं, सल्फेट आयन और K+ आयंस कंबाइन करेंगे और हमें मिलेगा K2SO4, ठीक है। दूसरा हमें क्या मिलेगा, मैग्नीज का सॉल्ट मिल जाएगा MnSO4, और जो फेरस सॉल्ट है फेरस सल्फेट, ये फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, फेरिक सल्फेट यानी आयरन का +3 ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Fe2SO4 होल थ्राइस, Fe2SO4 होल थ्राइस, और प्लस क्या आ जाएगा साथ में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल। अब ये रिएक्शन आपको कभी कभी शिफ्ट कर लेते हैं, ये रिएक्शन आपको कभी कभी मॉलिकुलर फॉर्म में या फिर आयनिक फॉर्म में दी रहती है और आपको बैलेंस करने को बोला जाता है।
तो आप किस तरह से इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे? तो सबसे पहले आपको पता है कि आपको क्या करना है, रिएक्शन को स्प्लिट करना होता है। सबसे पहले आयनिक फॉर्म में लिखना होता है और फिर रिएक्शन को स्प्लिट करना होता है। तो अगर हम एक रिएक्शन बैलेंस करके देखें, ताकि आपके भी स्टेप्स जो हैं बैलेंसिंग के, उनको आप रिवाइज कर लीजिए कि सब स्टेप्स क्या आते हैं। सबसे पहले हम इस रिएक्शन को आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और स्पेक्टेटर्स आयन को हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये आयनिक फॉर्म में रिएक्शन आ जाएगी। पहला स्टेप है कन्वर्जन ऑफ मॉलिकुलर रिएक्शन टू आयनिक फॉर्म MnO4 प्लस Fe2 प्लस, क्योंकि इन्हीं दोनों में ही चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है। यहाँ पे KMnO4 प्लस 7 है और FeSO4 में Fe प्लस 2 है, MnSO4 में Mn प्लस 2 है, प्लस 5 का चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, और यहाँ जो फेरिक सल्फेट बन रहा है इसमें Fe प्लस 3 है। तो जिसमें सिर्फ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, हम सिर्फ उसी आयंस को लेंगे, Fe3 प्लस, और प्लस क्या आ जाएगा साथ में हमारे पास Mn2 प्लस, राइट। अब ये रिएक्शन अगर आपको बैलेंस करनी है तो आपके स्टेप्स क्या आते हैं, अगर आपको याद हो। सबसे पहले हम रिएक्शन को स्प्लिट करते हैं। हमें ये फाइंड आउट करते हैं कि कौन सी हमारी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है और कौन सी हमारी रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। तो हम रिएक्शन को पहले स्प्लिट करेंगे। तो हमने रिएक्शन को स्प्लिट कर लिया। MnO4 माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mn2 प्लस में, और Fe प्लस 2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe3 प्लस में। उसके ऊपर उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखी हुई है। प्लस 2 से प्लस 3 यानी इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में, तो ये रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और ये हमारी क्या हो जाएगी, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ये हो जाएगी रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो है नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस करना एक्सक्लूडिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो MnO4 माइनस और Mn2 प्लस में अगर हम Mn को देखें तो Mn बैलेंस है, एक Mn इधर है, एक Mn इधर है। सेम वे अगर हम Fe प्लस 2 और Fe प्लस 3 को देखें तो दोनों में क्या है, एक एक आयरन एटम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है। तो ये तो बैलेंस है, इन्हें हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो एसिडिक मीडियम में हम क्या करते हैं कि जिधर ऑक्सीजन एक्सेस में होते हैं उसके ऑपोजिट साइड में हम क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल लगाते हैं। 4 ऑक्सीजन है तो हम यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल लगाएंगे, 4H2O, और ऑपोजिट साइड में हम क्या करते हैं, H प्लस आयंस लगाते हैं। तो यहाँ पे कितने H प्लस आ जाएंगे, 4 × 2 यानी कि 8 H प्लस आयंस आ जाएंगे। ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया, जिसमें हमने क्या किया, नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस कर लिया। अभी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन और Mn सब बैलेंस है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम जो करते हैं वो करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं उस साइड में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स हम चेक करेंगे। यहाँ पे आप देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अगर हम बात करें, इधर +2 चार्ज है और इधर ओवरऑल अगर बात करें तो +7 चार्ज है। ठीक है, और दोनों रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो ये ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन्स किस साइड में आने हैं, लिख लेते हैं दिस +8H प्लस विल गिव Mn +2 + 4H2O, और Fe +2 विल गिव Fe +3। पहले इसी में ही बैलेंस कर लेते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन है, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे राइट हैंड साइड में, एक इलेक्ट्रॉन हमने लिख दिया। अब इधर भी +2 चार्ज है, इधर भी +2 चार्ज है, और ऊपर रिएक्शन में अब हम बैलेंस करते हैं। ये हमारी क्या है, ये हमारा रिडक्शन रिएक्शन है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन हमने निकाली थी। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होंगे। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें इधर लगाने होंगे, तो चार्ज इधर +2 है और इधर ओवरऑल जो चार्ज आ रहा है वो कितना आ रहा है, इस पे एक नेगेटिव है, ये 8H प्लस है, तो टोटल आ रहा है यहाँ पे 7। तो दोनों तरफ 7 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दोनों तरफ +2 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे +5 इलेक्ट्रॉन्स करने पड़ेंगे। तो अभी देखिए क्या हो गया, टोटल नेगेटिव कितना है 6 और पॉजिटिव कितना है 8, नेट कितना आया +2, और इस साइड में भी क्या आ रहा है, +2 आ रहा है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों हाफ रिएक्शंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करते हैं। तो इधर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम इस रिएक्शन को क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिएक्शन आएगी वो होगी Fe +2 विल गिव 5 Fe +2 विल गिव, पूरी रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये, और उसके बाद हम दोनों हाफ रिएक्शंस को ऐड कर देंगे। तो दोनों हाफ रिएक्शंस को ऐड करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, MnO4 माइनस +8H प्लस, जितना लेफ्ट हैंड साइड में है उसको हम ऐड कर देंगे, MnO4 माइनस 8H प्लस +5 Fe
+2 विल गिव, क्या आ रहा है यहाँ पे आ रहा है Mn+2 प्लस, और क्या आ रहा है 5Fe3 प्लस, 5Fe+3, और साथ में क्या आ रहे हैं, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स थे, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये रिएक्शन हमने आयनिक मीडियम में बैलेंस कर लिया, स्टेप्स हमने रिकॉल कर लिए, और आपको इसी तरीके से बैलेंसिंग करनी है एसिडिक मीडियम में भी और बेसिक मीडियम में भी। So along with these reactions, some other reactions are also given in your textbook. Just go through those reactions, like KMnO4 oxidizes SO2 or sulfide salts to sulfuric acid or sulfates. Nitrite salts are oxidized to nitrates, and one very important reaction, that oxalic acid is oxidized to carbon dioxide. So all these reactions are important. You just go through this कि what happens when KMnO4 reacts with any of these reactant. प्रोडक्ट आपको याद रखने हैं, जैसे अगर KMnO4 जो है एसिडिक मीडियम में ऑक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो K2SO4 और MnSO4 तो आपको बनाना ही है, जैसे हमने इस रिएक्शन में भी यहाँ पे बनाया था K2SO4 और MnSO4। ऑक्सिलिक एसिड से आपके पास आएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल। तो आपको प्रोडक्ट्स याद रखने हैं कि अगर ऑक्सिलिक एसिड है तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, अगर फेरस सल्फेट है तो आपको फेरिक सल्फेट बनाना है, और अगर H2S ले रखा है तो आपको सल्फर बनाना है। तो just see these reaction. This topic is very important. Now we will discuss potassium dichromate or K2Cr2O7.